दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली दरबार दर्पण। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1877। समाचार शैली में। सब राजाओं की मुलाकात का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिला। झंडे अत्यंत सुंदर थे। पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था और एक एक पटरी लगी थी, जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था। और फहरारे पर जो झंडे से लटकता था, स्पष्ट रीति पर उसके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तगमा देने के समय श्रीयुत वाइसराय ने हर एक राजा से ये वाक्य कहे, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा, आपको उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैर खाह राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी प्रारब्धि और अंचल देखे। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी के आज्ञा अनुसार को यह तगमा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे यह आपके कुल के बहुत दिन तक रहकर उस शुभ दिन को याद दिलावे जो इस पर छपा है। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तगमे ही मिले। किलात के खान को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी, जिस पर 4000 की लागत का ओधा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचोबी, कपड़े, कमखाब के थान वगैरह सब मिलकर 25,000 की चीजें तोहफे में मिली। यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी, इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे, उन्हें भी किश्तियों में लगा कर 10,000 रुपये की चीजें दी गई। प्राय लोगों के इस बात को जाने का उत्साह होगा कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था। निसंदेह जो कपड़ा खान पहने थे वह उसके साथियों के से बहुत अच्छा था, तो भी उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर न थी, जो बाजार में मेवा लिए घूमा करते थे। हाँ, कुछ फर्क था, तो इतना था कि लंबी गाभिन दाढ़ी के कारण खां साहब का चेहरा बड़ा भयानक था। इन्हें झंडा न मिलने के कारण यह समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र है। इन्हें आने और जाने का समय श्रीयुत वाइसराय गलीचे के किनारे तक पहुंच गए थे, पर बैठने के लिए इन्हें भी वाइसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी। और राजाओं को खां साहब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो बाबू साहिब? ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां साहब बोले कि अच्छा, हम आपको देख चुके और हम आपको अब जाइए। बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वे वाइसराय से मिलने आए थे, संक्षेप के साथ लिखने के योग्य है। कोई तो दूर से ही हाथ जोड़ आए और दो एक ऐसे थे कि एक एडिकांग के बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्हें सलाम न किया, तो एडिकांग की पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। कोई बैठकर
उठना जानते ही न थे। यहाँ तक कि एडी कांग को उठो कहना पड़ता था। कोई झंडा, तगमा, सलामी, किताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके, और कई बेचारे इनमें से 2 ही पदार्थ पाकर प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार थे। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा देख पड़े, जिनसे वायसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के समान पाते हैं। इसके जवाब में वह बेधड़क बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर जहां आप हमारे खुदा मौजूद हैं। नवाब लोहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी न आई हो। नवाब साहिब बोले तो बड़े बेधड़क धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे कि जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते, पर नवाब साहिब को अपनी अंग्रेजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि वह अपने मुंह में केवल अपने ही को नहीं, वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेज, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान। नवाब साहिब ने कहा कि हमने और रसोइयों की तरह अपनी उम्र खेलकूद में नहीं गवाई, वरन लड़कपन ही से विद्या के उपार्जित में चित्त लगाया। पूरे पंडित और कवि हुए। इसके सिवाय नवाब साहिब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे। वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजों के समान आपका चित्र होने के लिए। फिर नवाब साहिब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया है, जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊं। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आपसा एक भाई कवि देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय अवश्य निकालूंगा। 29 तारीख का सत्र के अंत में महारानी तेजो और वायसराय से मुलाकात को आई। ये ताश का सब वस्त्र पहनी थी और मुंह पर भी ताश का नकाब पड़ा हुआ था। इसके सिवाय उनके हाथ पांव, दस्ताने और मोजे ऐसे ढके थे कि सब के जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ मैं उनके पति राजा सखाराम साहिब और 2 लड़कों के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेस फर्थ भी थी। महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। श्रीयुत वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भूपाल की तरह चतुर न थी, इसलिए जियाद बातचीत मिसेस फर्थ से हुई, जिन्हें श्रीयुत से प्रसन्न होकर मन भावनी अनुवाद कहा। वायसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी से मुंह से यस निकल गया, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी में भी बोल सकती हैं, पर अनुवादक मेम साहब ने कहा कि वे अंग्रेजी में 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती हैं। इस वर्णन के अंत में यह लिखना अवश्य है कि श्रीयुत वायसराय लोगों से इतना मनोहर रीति का बातचीत करते थे, जिससे सब मग्न हो जाते थे।
और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबके बढ़कर आदर सत्कार किया। भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए, और तगमा पहनने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बात की। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा। एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर बड़ा हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था, जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रुपैला तथा शीशे का काम बना था। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। इस चबूतरे में श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए थे। उनके बंगाल में एक कुर्सी पर लेडी साहिबा बैठी थी, और ठीक पीछे खवास लोग हाथों में चंबर लिए और श्रीयुत के ऊपर कार चौबी छत्र लगाए खड़े थे। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेश दामन बरदार, जिसमें एक श्रीयुत महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार, दूसरा कर्नल बर्न का पुत्र था, खड़े थे। उनके दाहिने बाएं और पीछे मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। वायसराय के चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर तक पर अपने नीचे एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था, जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुसाहिब, मद्रास और बंबई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कंबाइंडर चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी, जिसके आगे लहरियादार लज्जा बहुत सजीला लगा था। लहरिये के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन में मंडी थी, और हर एक के सामने वे झंडे गड़े थे जो उन्हें वायसराय ने दिए थे, और पिछले अधिकारियों की कुर्सियां लगी थी जिन पर नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक भारी पॉलिटिक्स अफसर भी था। इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यही बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे, जिससे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। सब मिलाकर 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे की जगह मिली थी, जिनके नाम नीचे लिखे थे: महाराजा अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दंतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, पूर्छा, महाराणा उदयपुर, महाराव राजा अलवर, बूंदी, महाराजा राणा भलावर, राणा धौलपुर, राजा विलासपुर, बमरा, विरोंदा, चंबा, छतरपुर, देवास, धार, फिरोंदकोट, जींद, खरौंद, कूच बिहार, मंडी, नाभा, नाहन, राजपीपला, रतलाम, समथर, सुकेत, टिहरी, राबा, जिगनी, टोरी, नवाब, टोंक, पटौदी, मलेरकोटला, लुहारू, जूनागढ़, जोरा, दुजाना, बहावलपुर, जागीरदार, अलीपुरा, बेगम भोपाल, निजाम हैदराबाद, सरदार कलसिया, ठाकुर साहिब, भावनगर, मुरबी, पिपलोदा, जागीरदार पालदेव, मीर खैरपुर, महंत कोदका, नंदगांव और जामनगर। वायसराय के सिंहासन के पीछे, परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक पाशधनुष खंड के आकार की श्रेणियां चबूतरे की ओर बनी हुई थी, जो 10 भागों में बांट दी गई थी।
इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ीनुमा बेंचें लगी थी, जिन पर नीला कपड़ा मंडा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है, और दूसरे सरदारों, रसोइयों, समाचार पत्रों के संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के नेवते में आए थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी। 3000 के अनुमान होंगे। किलात में खां, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि, समाज और अन्य देश के संबंध में कांसल लोग की कुर्सियां भी श्रायुत वायसराय के पीछे सरदारों और रसोइयों की चौकियों के आगे लगी थी। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से भी ज्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लेंस खड़ी थी। उत्तर तरफ राजा लोगों के सजीली पलटन भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए पर बंदे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने में काम रहती थी। इसके सिवाय राजा लोगों के हथियारों के परे, जिन पर सुनहली अमारियां कसी थी और कारचौबी झूले पड़ी थी, तोपे की कतारें, सवारों की नंगी तलवारों और भालों की चमक, फहरों का उड़ना, 2 लाख के अनुमान तमाशा देखने वालों की भीड़ जो मैदान में डटी थी, ऐसा समाज दिखलाती थी कि जिसे देख जो जहां खड़ा था वहीं हक्का बक्का हो खड़ा रह जाता। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों का गार्ड ऑनर और बाजे वाले थे। शासनाधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड ऑनर खड़े थे। 11:15 बजे तक सब दरबारी लोग अपनी जगहों पर आ गए थे। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची और धनुष खंड आकार के चबूतरे की श्रेणियों के पास एक छोटे से खेमे के दरवाजे पर ठहरी। सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज के शास्त्रों से सलामी उतारी, पर तोपें नहीं छोड़ी गई। खेमे में श्रीयुत में जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहाँ से श्रीयुत राजसी छत्र के तले अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े। श्री लेडी लिटन श्रीयुत के साथ ही थी और दोनों दामन बरदार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया, पीछे 2 तरफ के दामन उठाए हुए थे। श्रीयुत के आगे आगे उनके स्टाफ के अधिकारी लोग। श्रीयुत के चलते ही बंदीजन हेराल्ड ने अपने तुरहिया एक साथ मधुर रीति पर बजाई और फौजी बाजे के गार्ड मार्च बजने लगा। जब श्रीयुत राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो गार्ड मार्च का राजा बंद हो गया था और नेशनल एंथम अर्थात गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीव रखे, का बाजा बजने लगा और गार्ड ऑफ ऑनर के प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। ज्यों ही श्रीयुत सिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हो गए और सब महाराज जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे, बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी चीफ हेराल्ड को आज्ञा की श्रीमती महारानी की राजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी के राजाज्ञा पत्र पढ़ो। यह आशा होते ही बंदीजनों ने 2 पाती राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे
तुरही बजाई और उसके बंद होने पर मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर से राजाज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका उल्था यह है, महारानी विक्टोरिया, ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उसमें एक एक्ट पास हुआ था, जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रस्तुतियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा ले। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार यह भी अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति पर इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राजाज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाश करेगी, जिस पर राज की मुहर छपी रहे। और एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजाज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी सन 1801 को राजसी मुहर होने के पीछे प्रकाश किया गया, हमने यह पदवी ली। विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म रक्षिणी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकारों में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी लें और इन सब वर्णनों के अंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया कि ऊपर लिखी गई हुई बात के स्मरण निमित्त कि हमने अपने किए हुए राज आज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया, हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रस्तुतियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा ले। इसलिए अब हम अपने प्रीवी काउंसिल की सम्मति के योग्य समझकर यह प्रचलित है और प्रकाशित करते हैं कि आगे को जहां सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिसमें हमारी पदवी और प्रशस्तियां लिखी जाती हैं, सिवाय सनद, कमीशन, अधिकार दान, एक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों में जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों के नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया जाए, अर्थात लैटिन भाषा में इंडई एम्प्रेक्टिक्स हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी और अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ यह नई पदवी न लिखी जाए। और हमारी यह भी इच्छा है और प्रसन्नता है कि सोने, चांदी और तांबे के सब सिक्के आजकल यूनाइटेड किंगडम के प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते। और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे, हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध न समझे जाएंगे। और सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजाज्ञा पत्र में उन जगहों में नियमित और प्रचलित द्रव्यों करके किया जाएगा जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां उनका कोई भाग रहे हैं। और वे सिक्के जो राजाज्ञा पत्र के अनुसार अब छापे और चलाए जाएंगे,
इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे, जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता प्रकट न की जाएगी। हमारी विंडसर को कचहरी में 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राज के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया गया। ईश्वर महारानी को चिरंजीव रखे। जब चीफ हेरल्ड राजाज्ञा पत्र को अंग्रेज में पढ़ चुका तो हेरल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई और इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोपखाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद था 101 तोपों की सलामी हुई। 34 सलामी होने के बाद बंदूकों की बाड़ें दगी। जब 101 सलामियां तोपें हो चुकी तब फिर बाड़ छूटी और नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा।